हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इथाइल अमीन, इथाइलिन डायमीन और एम्फेटामीन, जो कि हमारे बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट सब्जेक्ट में, जिसका कोर्स कोड है BP 202T के यूनिट नंबर 5 में एलिफेटिक एमीन्स के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों ही कंपाउंड हमारे एमीन्स के डेरिवेटिव्स हम इन्हें कह सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले एग्जाम्स में एम्फेटामीन्स के ऊपर काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि इसका स्ट्रक्चर और यूज़ क्या है। तो क्योंकि हम लोगों ने इसको पहले डिस्कस नहीं किया, ये छूट रहा था, तो हम इसे आज आपके सामने लेकर के आए हैं। मैं हूं डॉक्टर प्रजनेश शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे इथाइल अमीन्स को। जैसे कि नाम से बता रहा है, यहाँ पर दो शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं, एक दिख रहा है इथेनॉल और दूसरा एमीन। तो अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो बड़ा ही बेसिक एक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आपको इथेनॉल चेन देखने को मिलेगी या इथेनॉल देखने को मिल रहा है, 2 कार्बन की चेन, जिसके ऊपर पहले कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हो, इसी को हम लोग इथेनॉल बोलते हैं। 2 कार्बन कंटेनिंग एक अल्कोहल, और इसके ऊपर जो कार्बन नंबर 2 है, वहां के अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर NH2 ग्रुप या अमीनो ग्रुप लगा दिया जाए तो उसी को आप क्या बोलोगे, इथेनॉल एमीन। हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक क्लास है, इथेनॉल एमीन्स की एक पूरी क्लास बनती है, जहां पर हम ये सबसे पहला हमारा एक इस क्लास का मेंबर है और इसमें हम डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन करके ढेर सारे इसके जैसे कंपाउंड्स बना सकते हैं, होमोलोगस सीरीज जो है वो तैयार कर सकते हैं, जिसे हम लोग क्लास ऑफ इथेनॉल एमीन्स के अंतर्गत रखते हैं और ये सबसे बेसिक मेंबर है इस क्लास का। दूसरी चीज़, कई बार इसे हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये एक इथेन का डेरिवेटिव है। इथेन क्या होता है, 2 कार्बन कंटेनिंग एक सिंपल सा मॉलिक्यूल, और उसके पहले नंबर के कार्बन पे से एक हाइड्रोजन को हटा करके अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप और दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन को हटा करके अगर अमीनो ग्रुप लगा दिया जाए तो जो चीज़ बनेगी उसी को इथेनॉल अमीन्स के नाम से हम लोग जानेंगे। अब इसका नाम इथेनॉल अमीन में हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो कॉमन नेम हो गया। IUPAC नाम की बात करें तो इसे हम लोग कहेंगे 2 अमीनो इथेनॉल। क्यों? क्योंकि जो इथेनॉल ग्रुप है, जैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर में मैंने आपको बताया था, इथेनॉल या अल्कोहल जो है हमारा, अल्कोहल ग्रुप जो होता है वो प्रायोरिटी में ऊपर आता है, तो इसीलिए हम लोग इसका नाम जो है वो इथेनॉल के बेस पर रखेंगे। तो इथेनॉल हो गया बेसिक नेम, और इसके दूसरे नंबर के ऊपर सब्स्टिट्यूशन के रूप में अमीनो को लेंगे तो नाम हो जाएगा 2 अमीनो इथेनॉल। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा ये 2 अमीन इथेनॉल जो है वो एक प्राइमरी अमीन है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो सिंपल एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन वाले अमीन्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमीन। और साथ ही साथ ये एक प्राइमरी अल्कोहल भी है, क्योंकि जो OH ग्रुप है वो भी जिस कार्बन से जुड़ा है वहां पर भी सिर्फ एक ही और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये एक प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी अल्कोहल है और प्राइमरी अमीन है, दोनों ही इसके स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल रहा है। बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए भी नहीं है। हाँ, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं जो यहाँ पे कार्बन्स हैं वो सभी जो हैं sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसके यूजेस की बात करते हैं। तो इथेनॉल अमीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जगहों पर यूज़ किया जाता है, काफ़ी प्रकार की इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, खास करके जो हमारी क्लीनिंग इंडस्ट्री है, जहाँ पे डिटर्जेंट्स हैं, आपके डिश वॉशर्स हैं, आपके जो ये टॉयलेट क्लीनिंग के रूप में यूज़ करते हैं, टाइल्स को साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इमल्सीफायर्स बनाने के लिए, पॉलिसेस बनाने के लिए, फार्मास्यूटिकल्स में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो भी आगे हम लोग देखेंगे, कोरोजन इनहिबिटर्स के रूप में कोरोजन को रोकने के लिए, और केमिकल इंटरमीडिएट्स डिफरेंट कंपाउंड की सिंथेसिस में इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। बात करें अगर हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो इसके और इसके डेरिवेटिव्स को हम लोग एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स है वहाँ पर ये बाइंड नहीं होने देता हिस्टामिन को, और इस तरीके से ब्लॉक करके अपनी एक्टिविटी को ये शो करता है। नेक्स्ट बात करें तो ये फार्मास्यूटिकल्स में कई बार बफर बनाने के लिए, बफरिंग के लिए या फिर इमल्शंस के प्रिपरेशंस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ये pH रेगुलेटर के रूप में भी यूज़ किया जाता है, pH को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट बात करें अगर, तो हम कह सकते हैं कि जब हम इसको लेकर के अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी इथेनॉल अमीन और अमोनिया की जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमें इथाइलिन डाइअमीन प्राप्त होता है, जो कि अभी आगे अगला आपका टॉपिक भी है। तो इथाइलिन डाइअमीन जो है वो हमारा वो एक प्रिकर्सर के रूप में काम करता है, जो कि EDTA को बनाने के काम में आता है। EDTA एक चिलेटिंग एजेंट है, जिसको बनाने के लिए हमें इथाइलिन डाइअमीन की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें इथेनॉल डाइअमीन से भी हम उसकी सिंथेसिस कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा एक इसका यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट जो कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि फ्लोर क्लीनर्स में, टाइल्स क्लीनर्स में या लॉन्ड्री में जो डिटर्जेंट जो रहे हैं वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट
इसे हम लोग सिम्पटोमैटिक हीमोराइड्स जो कंडीशन है जहाँ पे लोगों को ब्लड जो है वो बह रहा है, एनस के थ्रू बह रहा है, ऐसे कंडीशंस में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इथाइलोअमीन उसमें भी ट्रीटमेंट में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आज का जो हमारा दूसरा कंपाउंड है दैट इज इथाइलिन डायमीन। अब ये भी अपने नाम से बता रहा है कि यहाँ पर आपको इथेन और इथेन के दोनों कार्बन्स में से एक एक हाइड्रोजन को हटा करके अगर अमीनो ग्रुप लगा दिया जाए तो उसी को आप क्या बोलोगे, डाई एमीन। डाई मतलब दो, एमीन मतलब एमीन ग्रुप। देखिए बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हमें 2 कार्बन की चेन दिखाई दे रही है। दिस इज द कार्बन नंबर 1, दिस इज द कार्बन नंबर 2। चाहे आप किसी को भी नंबर 1 नंबर 2 कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और इसमें इसी को आप क्या बोल रहे हो, इथेन। अब इस इथेन के एक कार्बन के एक हाइड्रोजन को हटाया गया और क्या बनाया गया, क्या लगा दिया गया वहाँ पर, अमीनो ग्रुप लगा दिया गया। ठीक इसी तरीके से दूसरे कार्बन के भी एक हाइड्रोजन को हटा करके अमीनो ग्रुप लगा दिया गया, तो इसी को हम लोग बोलेंगे इथाइलिन डाई एमीन। और इसमें जो सबसे खास बात है कि हम इसे कह सकते हैं कि ये एक इथेन का डाईअमीन डेरिवेटिव है। 2 अमीनो ग्रुप लगाए गए हैं इथेन के ऊपर, जहां पे अभी हमने पहले ही बताया कि एक कार्बन के एक हाइड्रोजन को और दूसरे कार्बन के भी एक हाइड्रोजन को हटाया गया और दोनों जगह अमीनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप जो है वो लगाया गया। IUPAC नेम की बात करें तो ये इसे हम लोग इथेन 1,2 डाईअमीन के रूप में लिखते हैं, क्योंकि ये इथेन है और इथेन में पहले और दूसरे नंबर पे दोनों जगह पे अमीन लगा हुआ है, इसीलिए इसे इथेन 1,2 डाईअमीन के नाम से IUPAC नॉमेनक्लेचर में बोला जाता है। यहाँ पे भी आप चाहें तो हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। जो नाइट्रोजन है वो भी यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि हमारा कार्बन भी यहाँ पर sp3 ही हाइब्रिडाइज्ड है। अगर आप कुछ और बताना चाहें, क्योंकि ये भी स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल सा है, यहाँ भी बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है, लेकिन इस स्ट्रक्चर को और IUPAC नेम को अगर आप याद रखते हैं तो इस पर एक प्रश्न आता है तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। यूजेस की बात करें तो इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। जैसे कि सबसे पहला जो इसका यूज़ है वो ये अगर फार्मास्यूटिकल यूज़ की बात करें तो अमीनोफाइलिन नाम से एक ब्रोंकोडायलेटर ड्रग आती है। ब्रोंकोडायलेटर मतलब जो आपके ब्रोंक्यूल्स हैं, जो लंग्स हैं, उनको डायलेट करने वाली ड्रग्स के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन जो है वो ड्रग है और इससे ड्रग बनाया हमने अमीनोफाइलिन, जो कि एक प्रिकर्सर के रूप में यूज कर रहे हैं। जब हम खाएंगे हमारे बॉडी में जाने के बाद वो थियोफाइलिन हमको देगा। अब उसको सॉल्युबलाइज करने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए हमारा इथाइलिन डाईअमीन जो है वो यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमीनोफाइलिन। इस थियोफाइलिन को सॉल्युबलाइज करने के लिए हम लोग इस ड्रग के अंदर इसको डालते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो इसका यूज़ है वो ये है कि ये एक क्योंकि हमने पिछला जो हमारा कंपाउंड था वो भी कुछ इससे मिलता जुलता था, इथानोअमीन, अगर वो एंटीहिस्टामिनिक था तो ये भी क्या होगा, एंटीहिस्टामिनिक होगा। और ये सबसे पुराने एंटीहिस्टामिनिक्स के रूप में इसका प्रयोग जो है वो किया जाता रहा है, बहुत पुराने समय से इसका प्रयोग किया जा रहा है। अगर हम देखें तो इसे हम लोग कई बार एक्सिपिएंट्स के रूप में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये चिलेटिंग एजेंट के रूप में भी काम आ जाता है। तो क्रीम इत्यादि जो प्रिपरेशंस हैं, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, उनको बनाने के लिए इस कंपाउंड का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट जो है कि इसके साथ ही साथ ये कई बार एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये पोलर सॉल्वेंट के साथ मिसिबल है और इसीलिए सॉल्युबलाइज करने के लिए कुछ प्रोटीन्स जैसे कि एल्ब्यूमिन, कैसीन जैसी प्रोटीन्स हैं जो कि आसानी से किसी दूसरे सॉल्वेंट में नहीं डिजॉल्व हो रहे हैं, तो उनको हम इसकी मदद से क्या कर पाते हैं, डिजॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट ये एक कोरोजन इनहिबिटर है पेंट और कूलेंट्स में। तो पेंट की लाइफ बढ़ाने के लिए जो कूलेंट्स होते हैं, कूलेंट जो इंडस्ट्रियल कूलेंट्स हैं जो आप अपनी गाड़ियों में या इंडस्ट्री एरियाज में हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें भी उसका कोरोजन ना हो, उसको बचाने के लिए इथाइलिन डाईअमीन का प्रयोग जो है वो उसमें किया जाता है। ये तो इंडस्ट्रियल यूज़ हो गया। साथ ही साथ इथाइलिन डाईअमीन डाईहाइड्रोआइडेट जो जिसे EDDI बोलते हैं, वो कई बार एनिमल्स के जो पैकेट फूड आते हैं उसमें डाला जाता है, ताकि एनिमल के शरीर के अंदर जो आयोडीन की कमी है उसका सोर्स जो है के रूप में इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। एक और भी बहुत अच्छा काम है, डिफरेंट और भी काम है, जैसे कि हमारा फोटोग्राफी की जो प्लेट्स होती थी उनके डेवलपिंग करने के लिए कलर फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता था। बाइंडर्स के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, डिफरेंट केमिकल्स के साथ एडहेसिव के रूप में चिपकाने के काम में आता है, 2 मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने के काम में आता है। साथ ही साथ फैब्रिक जो होते हैं हमारे, जो कपड़े इत्यादि हैं, वहाँ पर सॉफ्टवेयर के रूप में यूज़ किया जाता है और क्यूरिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं एपॉक्साइड्स और डाइस में। क्यूरिंग एजेंट क्या होता है, देखिए क्यूरिंग एजेंट वो एजेंट्स होते हैं जो किसी भी मटेरियल या किसी सरफेस को हार्ड बनाने के काम में आते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरिंग एजेंट। तो जो हमारा इथाइलिन डाईअमीन है वो क्यूरिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। साथ ही साथ ये जो है नाइट्रोमीथेन
को सेंसिटाइज करने के काम में आता है और जो कि एक एक्सप्लोजिव मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है, तो एक्सप्लोजिव बनाने के काम में भी आता है, यानी कि धमाका वमाका करना हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने पिछले वाले इथेनॉल एमीन में भी आपको बताया कि ये बनता है उसी से, तो इथाइलिन डायमीन, और इथाइलिन डायमीन जो है वो बाइडेंटेट चिलेटिंग एजेंट जो EDTA के नाम से हम लोग जानते हैं उसको बनाने के काम में आता है। तो EDTA जो है हम सभी लोगों ने आपने फर्स्ट ईयर में एनालिसिस में पढ़ा होगा, उससे आप लोग एनालिसिस वगैरह करते हैं। बिकॉज बाइडेंटेट का मतलब क्या है? बाइडेंटेट मतलब ऐसे चिलेटिंग एजेंट जो कि दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी मेटल को देते हैं और उसके साथ बाइंड करके चिलेशन का कॉज करते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो सके। तो काफ़ी सारा इसका यूज़ जो है वो होता है। तो EDTA बनाने के काम में भी इथाइलिन डायमीन हमारा आता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एक यूज़ हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, आज का हमारा तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है दैट इज एम्फेटामिन। ये एक ड्रग है जनरली और इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग आज के समय पे भी होता है। और आप देखेंगे पुराने किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हों, लगभग ये प्रश्न जरूर पूछा गया है, तो इसीलिए इसको तो आपको और अच्छे से पढ़ना चाहिए। एम्फेटामिन जो है वो फेनथाइलएमीन के रूप में या इसका एक क्लास है, केमिकल क्लास, उसके अंतर्गत ये आता है। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखें तो बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर एक फिनाइल रिंग देखने को मिल रही है। इस फिनाइल रिंग पे 3 कार्बन की चेन जो है वो जुड़ी हुई है और इस 3 कार्बन की चेन पे जो हमारा दूसरा कार्बन है, इस सेकेंड नंबर के कार्बन के ऊपर एक अमीनो ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है। तो उसी की वजह से एमीन बन जा रहा है, क्योंकि जहाँ पर भी NH2 ग्रुप होगा या नाइट्रोजन कंटेनिंग हमको ग्रुप देखने को मिल रहा है या सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया ग्रुप हमें देखने को मिल रहा है, उसी को हम एमीन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दूसरे कार्बन पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ दिख रहा है। इसे हम लोग फेन इथाइल एमीन क्यों बोलते थे? क्योंकि हम लोग जब ये पुराना क्लास है, जब पुराना बना था तो इसे ये माना गया कि 2 कार्बन की चेन थी और इस दूसरे नंबर के कार्बन पर अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। इस कार्बन पे, जिस कार्बन पे अमीनो ग्रुप लगा है उसे अल्फा कार्बन, बगल वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन बोलते हैं। अब इस अल्फा कार्बन को अगर आप ध्यान से देखिए तो एक तरफ NH2 ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ ये पूरा हमारा बेंजिल ग्रुप लगा हुआ है और इस तरफ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ये, और साथ ही साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा क्योंकि 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। तो ये एक कायरल कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों और उसकी वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाती है और ये एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में पॉसिबल होता है। एक आपका अबव द प्लेन, एक आपका बिलो द प्लेन अगर CH3 ग्रुप लगा हो, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी 2 फॉर्म्स में हमको ये देखने को मिलता है। तो डेक्स्ट्रो एम्फेटामिन भी मार्केट में मिलती है हमें लीवो एम्फेटामिन भी मार्केट में मिलती है और ड्यू टू दिस कार्बन जो हमारा अल्फा कार्बन है उस पे ही हमको कायरलिटी देखने को मिलती है। ये आप स्ट्रक्चर में आसानी से ये बात आप लिख सकते हैं। एम्फेटामिन जो है वो एक केमिकल फार्मूला पुराने जमाने में हम लोग बोलते थे अल्फा मिथाइल फेन इथाइलिन एमीन, यानी कि हमारा एक फिनाइल ग्रुप होगा उस पे 2 कार्बन वो लोग गिनते थे, बट नए IUPAC नोमेनक्लेचर में हम इसे तीनों कार्बन को एक साथ गिन लेंगे और यहाँ पर अल्फा पे वो बोल रहा है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एमीन ग्रुप जो है वो लगा हुआ है अल्फा कार्बन के ऊपर ही। तो ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है उसी को आप क्या बोलते हैं? एम्फेटामिन बोलते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर को हम लोग RS इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जनरली अगर कोई नाम नहीं दे रहा डेक्स्ट्रो एम्फेटामिन या फिर लीवो एम्फेटामिन नहीं बोल रहे हैं उसे हम, तो हम उसे रेस्मिक मिक्सचर बोल सकते हैं। रेस्मिक मिक्सचर क्या होता है? यानी कि 2 फॉर्म्स में पाया जाएगा हमने कहा, और ये दोनों ही इसके जो आइसोमर्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, अगर 50-50% इक्वल अमाउंट पे हम लेते हैं तो उसी को हम क्या बोलेंगे? रेस्मिक मिक्सचर। और उसे लिखने का तरीका क्या? RS, यानी कि R कन्फिग्रेशन और S कन्फिग्रेशन दोनों यहाँ 50-50% में है। और इसमें आप देख रहे हो कि पहले नंबर पे ये हमारी 3 कार्बन की चेन हो गई। इस पहले नंबर के कार्बन पे फिनाइल लगा हुआ है तो इसे 1 फिनाइल, दूसरे नंबर पे हमारा अमीन लगा हुआ है तो दूसरे नंबर पे अमीन जो है उसको लिखेंगे और ये 3 कार्बन की चेन है इसीलिए से क्या बोलेंगे? प्रोपेन। तो प्रोपेन में से E हटाना है, दूसरे नंबर पे अमीन लगा हुआ है तो 2 अमीन, जो हमने आपको एमीन्स के नाम लिखना सिखाए थे IUPAC नोमेनक्लेचर में, उस हिसाब से आप इसका नाम लिख सकते हैं। एक चीज़ और ये बहुत ज़रूरी बात है कि जो हमारा ये कार्बन है अल्फा कार्बन या दूसरे नंबर का कार्बन, उस पर वजह से कायरलिटी आ रही है और कायरलिटी होने की वजह से ये 2 आइसोमर्स में डेक्स्ट्रो और लीवो रूप में हमें देखने को मिलता है। ये पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ एम्फेटामिन। इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट, अगर यूजेस की बात करें तो ये एक जनरली एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के रूप में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो एम्फेटामिन जो है वो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट के रूप में यूज़ किया जाता है और डिफरेंट प्रकार के ट्रीटमेंट्स में ये काम आता है। सबसे पहला जो चीज़ है वो है हमारा अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे ADHD के नाम से हम लोग जानते हैं। ADHD जो है वो अगर किसी व्यक्ति के अंदर आपको देखने को मिलती है तो उसमें कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज़ तो ये कि वो किसी भी काम पर फोकस नहीं करता, यानी कोई भी काम उसको आप दीजिएगा तो वो फोकस उस पर नहीं रहेगा, वो कुछ और ही आपको लग रहा है कि सोच रहा है, उस पर काम नहीं कर रहा। दूसरा, वो किसी भी चीज़ में आप आसानी से देखते हैं कि वो कोई भी काम करते करते दूसरे काम में लग जाता है, वो भी काम सही से नहीं करता क्योंकि वो ईजिली क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्टेड होता है। हाइपर एक्टिविटी उसके अंदर देखने को मिलती है, किसी भी छोटी सी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिविटी वो शो करने लगेगा, यानी कि ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ हो गया, तो दैट इज़ हाइपर एक्टिविटी उसके अंदर देखने को मिलती है। और किसी भी चीज़ को वो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं करता है, यानी कि हाइपर एक्टिव होगा और किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। ऐसी अगर किसी के अंदर बीमारी है, डिसऑर्डर है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी अटेंशन उसके अंदर है नहीं और हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। दूसरी जो प्रॉब्लम है दैट इज़ नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी भी जो है एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, कई लोगों को हो जाती है। ये प्रॉब्लम आप सुनेंगे तो आपको हंसी भी आ सकती है। बहुत ही देखिए, कभी कभार तो हम सभी लोग दिन में सो लेते हैं, अब तो मौका नहीं मिलता, लेकिन कभी मौका मिलता है तो ये लगता है चलो दिन में एक नींद मार ली जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक लगातार दिन में सोते रहते हैं और एक क्रॉनिक स्लीप डिसऑर्डर इसे हम कह सकते हैं, जहां पर कोई व्यक्ति बार बार दिन में सो जाता है और दिन के समय पे उसको ड्राउजीनेस आती है, बार बार उसको नींद जैसा लगता है और वो तुरंत बिस्तर पर आता तुरंत सो जाता है, यानी दिन में काम नहीं कर रहा, सो रहा। ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नार्कोलेप्सी। तो उसको ठीक करने के लिए एम्फेटामिन का प्रयोग करते हैं हम लोग। ओबिसिटी हम सभी जानते हैं, बहुत ज़्यादा मोटापा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मोटापे की वजह से ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसका ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकते, हाँ उसके मैनेजमेंट में जो है एम्फेटामिन का प्रयोग करते हैं। यूफोरिएंट के रूप में यूज़ किया जाता है। कई जगह एम्फेटामिन का मिस यूज़ भी होता है, कुछ लोग इसको ड्रग्स के रूप में भी ले लेते हैं। कुछ लोग कुछ एथलीट्स वगैरह अपनी क्या नाम है एबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी कई बार इसका इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, क्योंकि ये यूफोरिएंट के रूप में यूज होता है। यूफोरिएंट मतलब आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा फील कराने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, तो ताकि डिप्रेशन या किसी तरीके के पेन से भी हम लोग लोगों को बाहर निकल पाएं, उसके लिए भी एम्फेटामिन का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां पे आपके तीनों एमीन्स, एलिफेटिक एमीन्स जो आपके सिलेबस में हैं, उनके स्ट्रक्चर एंड यूजेस को आसान तरीके से हमने समझने की कोशिश की। इस पे जनरली 2 नंबर में क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं, तो इसीलिए आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपके कोई प्रश्न हो, कोई सजेशंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। उस पर बायोकेमिस्ट्री जो है वो 1 से 2 दिन के अंदर पूरा सिलेबस यूनिट वाइज हम अपलोड करने जा रहे हैं और जल्दी हम उस पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी जो है वो आपकी इस सेमेस्टर की कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो को देखने के लिए पुनः ही बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने B Farm D Farm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।